जिस दिन एक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन पंडित पुजारी जो वहाँ अंदर बैठे हैं वो अपने आप छोड़ करके उसको चले जाए। जहाँ भी रहेगा वो शिवलिंग को भी लेकर के जाएगा, जाति को भी लेकर के जाएगा, देवी देवताओं को भी लेकर के जाएगा। सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपना रही है। सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है। सरकार का जिस दिन से मोदी सरकार देश के अंदर आई है उसका रवैया आप देख लीजिए। पहले थकाती है, डराती है, धमकाती है, भगाती है, और जब सब कुछ करके देख लेती है, जब नहीं मानते तो जब फिर घुटनों पे वो आती है। मूर्ति ग्वालियर में ही लगेगी और 1000% लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि आज से पुराने जितने भी कानून हैं वो सारे खत्म किए जाते हैं। तो मजे की बात यह कि बीटेक 1949 जो है वो आखिरकार खत्म क्यों नहीं हुआ? कौन सी सरकारें हैं, कौन से सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं, कौन से लोग हैं जो उस कानून को बरकरार रख रहे हैं और बौद्धों का हक नहीं दे रहे हैं और एक अवैध कानून के तहत महाबोधि महाविहार को संचालित कर रहे हैं? तो लड़ाई जो है वो एक्ट को खत्म करने की है। जिस दिन एक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन पंडित पुजारी जो वहाँ अंदर बैठे हैं वो अपने आप छोड़ करके उसको चले जाएंगे। तो शिवलिंग बना के उन्होंने अंदर देखिए, ब्राह्मण जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी रहेगा वो शिवलिंग को भी लेकर के जाएगा, जाति को भी लेकर के जाएगा, देवी देवताओं को भी लेकर के जाएगा। वो उस हर कर्म कांड को लेकर के जाएगा जिन कर्म कांडों के साथ ब्राह्मण पैदा हुआ है, क्योंकि उन बिना कर्म कांडों के ब्राह्मण रह ही नहीं सकता। तो वो चाहे महाबोधि महाविहार में रहे, अगर आप किसी मस्जिद के सामने भी ब्राह्मण झोंपड़ी डालेगा तो वहाँ पर भी तमाम कर्म कांडों के साथ में रहेगा जिन कर्म कांडों के साथ उसकी पहचान है। पर गौतम बुद्ध तो पाखंडवाद के खिलाफ थे ना, वहाँ पिंडदान भी हो रहा है, 5 पांडव भी हैं, बाल भी चढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे हो रहे, पूजा अर्चना हो रही है। गौतम बुद्ध, बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं वहाँ पर? गौतम बुद्ध जो थे वो पाखंड के खिलाफ थे। गौतम बुद्ध के बाद में जो लोग आए हैं वो गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने पाखंड करने लगे, तो इसमें गौतम बुद्ध की कोई जो वो थोड़ी है भाई। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जो है वो पूरी जिंदगी उनका जो तर्क है वो साइंटिफिक कसौटी पर खरा उतरता है। वो कहते हैं कि जो बात मैंने कही उसे मत मानो, कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर घिस करके देख लो वो सही है तो बुद्ध ने कही है, अन्यथा नहीं कही है। जो लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने शिवलिंग लगा रहे हैं या और अन्य कर्मकांड कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, वो बुद्ध का तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूँ कि बुद्ध के जो ज्ञान है, बुद्ध की जो शिक्षाएं, उनका तो अनादर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इस भारत की जो छवि है उसे विश्व के पटल पर धूमिल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के नाम से भारत की पहचान है। चाहे तो प्रधानमंत्री जी जाकर के कहें कि हम बुद्धा की धरती से आए, चाहे नीता अंबानी जाकर के कहें कमिंग फॉर बुद्धालैंड, तो आप समझिए कि बुद्ध की धरती के नाम से भारत, विश्व में भारत की पहचान है। और अगर उसी बुद्ध के खिलाफ भारत में सरकार के इशारे पर पंडित पुजारियों ने और एक गलत कानून बना करके बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, तो ये शर्मनाक है, विचारणीय प्रश्न है। इससे पूरे विश्व में भारत की जो साख है वो दांव पर लगी है। भिक्षु विरोध क्यों नहीं करते हैं वहाँ पर जब ये सारा पाखंड हो रहा है? तो देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जिन लोगों को नहीं पता है कि 1992 में ये आंदोलन शुरू हुआ महाबोधि महाविहार का। उसमें भगवंतानंद महाथेरा, सुरेश ससाई, करुणाकर, हर्ष मोदी, तमाम वो बड़े बनते थे जिन्होंने उस समय वो आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की खूबसूरती ये हुई कि वो आंदोलन चला तो वहाँ उससे पहले चुनाव नहीं होता था, उसके बाद वह चुनाव की प्रक्रिया हुई और 1996 में पहली बार बोध गया में चुनाव हुआ और 3 साल के लिए कमेटी चुनकर के आई, जिसमें प्रक्रिया बड़े भंते जितने भी थे वो तमाम लोग चुनकर के, पहले हिंदी भाषी थेरोवादी परंपरा के अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु पहली बार चुनकर के आए। वो 2002 तक यानी 6 साल तक वो कमेटी में रहे। उसके बाद आंदोलन हुआ कि उसमें जो डीएम है वो उसका चेयरमैन नहीं होना चाहिए। 4 बौद्ध है, 4 ब्राह्मण पुजारी हैं और जो 9वां डीएम होता है वो किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का हो, वही उसका चेयरमैन रहेगा। ऐसा नहीं था, जबकि कानून ये था कि अगर बौद्ध होगा तो बौद्ध नहीं बनेगा, हिंदू और उसको होना अनिवार्य है। तो वो एक कानून बना लालू जी की सरकार में, तो उसमें चेंज हुआ, बौद्धों की बात मानी गई कि वह डीएम जो भी होगा वो कम से कम हिंदू नहीं हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी होगा वो होगा। तो पिछली बार जो भी 2 आंदोलन हुए, 2 आंदोलन की खूबसूरती ये हुई कि अम्बेडकरवादी बौद्धों की महाबोधि महाविहार में एंट्री हुई और डीएम का हिंदू होना अनिवार्य नहीं रहा। उसके बाद में अभी दोबारा आंदोलन शुरू हुआ है, तो दोबारा आंदोलन है बीटी एक्ट को समाप्त करने का। तो जितने आंदोलन पहले हुए उन आंदोलनों में कुछ ना कुछ मिला है। अब ये बड़ा आंदोलन है, कानून को खत्म किया जाए, बीटी एक्ट 1949 खत्म हो और बौद्धों के हाथों में बौद्ध विहार जो है वो सौंपा जाए। तो ये सौंपा जाएगा। इस आंदोलन का क्या होगा? कभी यहाँ होता, यहाँ से उठा दिया वहाँ होता, वहाँ से उठा दिया वहाँ होता। देखिए, सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपना रही है। सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है। सरकार का जिस दिन से मोदी सरकार देश के अंदर आई है उसका रवैया आप देख लीजिए। पहले थकाती है,
डराती है, धमकाती है, भगाती है, और जब सब कुछ करके देख लेती है, जब नहीं मानते तो जब फिर घुटनों पे वो आती है। किसान आंदोलन में सरकार 2 साल के लगभग आई। जब क्या नाम है 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, तो सरकार जब घुटनों पर आई, जब हमारे 13 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए, जितना चाह तो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन है, उस आंदोलन में सरकार जब घुटनों पर आई, जब सरकार को लग गया कि नहीं अब हमको पीछे झुकना, तो ये आप समझ लीजिए किसी भी तरीके से कि सरकार को जब तक सरों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तब तक हाथों की संख्या ज़्यादा नहीं गया में आंदोलन होगी। कर रहे हैं आप लोग, ग्वालियर में आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सफलता तो मिलती नहीं आप लोगों को? देखिए सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। ग्वालियर से मूर्ति भी वापस चली गई। क्या कर रहा हूँ, देखिए ग्वालियर की मूर्ति का मामला अलग है, ये मामला अलग है। जितने भी मामले हैं, हर मामले का अपने आंदोलनकारी लड़ाई तो अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं। देखिए अम्बेडकरवादी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके कंधों में ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ और आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, नहीं तो आप भी किसी कथा को जो है जाकर के रिकॉर्ड कर लेते। अगर आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो बौद्धों की आवाज़ है, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ है, कबीरपंथी, नानकपंथी, रैदासपंथी, जो इस देश के अंदर समता, बंधुता, न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए और वो लड़ाई लड़ने के बाद में उन तमाम लोगों के हकों की आवाज़ जो है मुखर तरीके से कही जा सके। मूर्ति तो नहीं लग पाई देखिए। देखिए मूर्ति वहीं लगेगी, मैंने तुमसे वादा किया है, मूर्ति ग्वालियर में ही लगेगी और 1000% लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय आने पर वहीं लगेगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगेगी, 1000% वहीं लगेगी। कब आएगा वो समय? जल्दी आएगा, आप भी हैं, हम भी यहीं, जल्दी समय आएगा। एटा की घटना को कैसे देख रहे हैं? एटा की घटना पे मैंने पहले स्टेटमेंट दे चुकी है कि देखिए इस स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतना उबाल मारेगी। आप इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के अछूतों को ये कह करके अगर डराएंगे और धमकाएंगे कि आप तो अछूत हो, आप तो कमजोर हो, आप तो मतलब उनको कम करके आंकोगे, तो वो समय दूर नहीं है कि फिर दौड़ा दिए जाओगे भीमा कोरेगांव की तरह। अभी जो एटा की घटना है कि अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए परमिशन चाहिए तो फिर उनको भी कलश यात्रा निकालने के लिए परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, परमिशन चेक करने का। हाँ नहीं परमिशन, अगर आप मेरे मोहल्ले में आओगे तो पुलिस को थोड़ी बुलाऊंगा, मैं पहले आऊंगा ना, पहले परमिशन दिखाओ, परमिशन तो मैं मांगूंगा ना, अगर आपके पास है तो निकालिए, तो नहीं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।